हे गाइस, टुडे वी विल डिस्कस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान, वही संविधान जिसके बेसिस पे हमारे देश की पूरी फंक्शनिंग चलती है। सो वी ऑल नो दैट वी हैड adopted our constitution on 26th of November 1949 and it came into commencement on 26th of January 1950. That very day is also celebrated as the Republic Day in India. Originally, our constitution had 395 articles divided into 22 parts with 8 schedules. But right now our constitution has 448 articles divided into 25 parts with 12 schedules. हमारे संविधान को 105 बार अमेंड किया जा चुका है एंड आवर लेटेस्ट अमेंडमेंट इज़ 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 दैट प्रोवाइड द स्टेट गवर्नमेंट्स द पावर टू प्रिपेयर इट्स ओन लिस्ट रिगार्डिंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. The same power was snatched from the state governments by 102 constitutional amendment. So अब स्टेट गवर्नमेंट्स बिना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की परमिशन के अपनी खुद की सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को प्रिपेयर कर सकती है. Now comes to the first part of our constitution that provides provisions regarding the union and its territory. ये हमारे देश के बारे में बात करता है, हमारे देश के नाम के बारे में बात करता है. ये पार्ट हमारे देश की टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है. सो आर्टिकल फर्स्ट प्रोवाइड्स फॉर द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. ये बताता है कि हमारे भारत का कितना क्षेत्रफल है, क्या क्या इसके अंदर स्टेट्स हैं, क्या उनके नाम हैं और क्या हमारे भारत देश का नाम कैसे पड़ा, कैसे हमने अपने देश का नाम इंडिया रखा. सो जिस टाइम पे हमारे देश को, हमारी कंट्री को नाम देना था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के बीच में बहस चल रही थी. कुछ लोग प्रेफर कर रहे थे कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भारत होना चाहिए. सो हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों ही पक्ष के लोगों की सुनी और एक अच्छा सा नाम हमारी कंट्री के लिए रखा, इंडिया दैट इज़ भारत. ये हमारे संविधान में क्लियरली मेंशन है कि इंडिया दैट इज़ भारत. यही नाम हमारे संविधान में लिखा गया है हमारी कंट्री का. अब आती है हमारी आर्टिकल सेकंड. हमारा आर्टिकल सेकंड प्रोवाइड करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. इट मीन्स कि हमारी कंट्री के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी भी टेरिटरी को ऐड कर सकती है, उसे स्टेट का दर्जा दे सकती है. इट मीन्स कि पहले से वो स्टेट या वो टेरिटरी हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है. हमने किसी बाहर के देश से अपनी उस टेरिटरी को या तो एक्सेस किया है रेफरेंडम के ज़रिए या फिर एक्सेशन के ज़रिए, कैसे भी. तो अगर कोई नई टेरिटरी इंडिया के अंदर ऐड की जा रही है या उस नई टेरिटरी को इंडिया की स्टेट का दर्जा दिया जा रहा है, तो ये सब हमारी गवर्नमेंट कर पाती है आर्टिकल सेकंड के अंदर जो पावर मेंशन है उसके कारण. अब आर्टिकल सेकंड ए ये बात करता है सिक्किम टू बी एन एसोसिएटेड स्टेट विद द यूनियन. यानी सिक्किम को एक एसोसिएट माना जा रहा था यूनियन का. ये बात है हमारी 1974 की. उस टाइम पे 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के ज़रिए हमने सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया था इंडिया की. इट मीन्स कि वो कोई नॉर्मल स्टेट नहीं थी, उसको हमने इंडिया के अंदर ऐड नहीं किया था. जस्ट क्या हो रहा था कि उसको एसोसिएट कर दिया गया था इंडिया के साथ. लेकिन इस सेम प्रोविज़न को हमने रिपील किया 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के ज़रिए. उस टाइम पे सिक्किम के पीएम थे काजी लैंडप डोरजी. तो 1975 पे डोरजी ने कहा कि सिक्किम को इंडिया का ही पार्ट बना दिया जाए और इस चीज़ के लिए फिर रेफरेंडम हुआ. इट मीन्स कि पब्लिक ओपिनियन लिया गया जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फेवर किया कि सिक्किम को इंडिया की एक नॉर्मल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए. क्योंकि 1975 से पहले जब तक सिक्किम को इंडिया की स्टेट नहीं बनाया गया था, सिक्किम के जो एमपीज़ थे वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे. वो वोटिंग पावर उनके पास नहीं थी जिसके ज़रिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते थे सिलेक्शन में हमारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के. लेकिन जैसे ही 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 पास हुआ तो सिक्किम के एमपीज़ को भी वोटिंग राइट्स मिल गए विद रिगार्ड्स टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. Now Article 3 provides for the formation of new state and alteration in the areas boundaries of the existing states. It means कि इंडिया के अंदर अगर कोई टेरिटरी है ऑलरेडी और उस टेरिटरी को हम कोई स्टेट का दर्जा देना चाह रहे हैं या फिर किसी दो स्टेट्स को हम बना रहे हैं किसी एक स्टेट को तोड़ के, जैसे हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया था,
तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, उसकी परमिशन किसी केसेस में ले सकती है यूनियन गवर्नमेंट, या फिर बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के भी जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो किसी एक स्टेट को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर सकती है। ये पावर मिलती है उसे आर्टिकल 3 के ज़रिए। अब आता है आर्टिकल 4, laws made under article 2nd and 3rd to provide for amendment in schedule 1st and 4th and supplemental incidental consequential matters। it means हमारा आर्टिकल 4 कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर्टिकल 2nd या 3rd के तहत अगर हमारी टेरिटरी के अंदर कुछ चेंजेस कर रही है तो ऑब्वियसली वही चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे हमारे शेड्यूल 1st और 4th के अंदर। लेकिन अगर ऐसा कोई चेंज हो रहा है तो वो चेंज आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इट मीन्स कि ये नॉर्मल चेंजेस हैं, आर्टिकल 2nd एंड 3rd के तहत इन चेंजेस को हम अमेंडमेंट्स का नाम नहीं दे सकते। That is all about part 1st of the Indian Constitution. In our next video, we will discuss part 2nd of our Indian Constitution that deals with the citizenship. Thank you.